topic. So today's topic is scope of auditing. Give the heading scope of auditing. Scope of auditing. ठीक है, चलो. So earlier we have discussed in. अच्छा, when was my first class? It was on Saturday ना तुम लोग के साथ. पहला क्लास कब था? सैटरडे को था ना? तो बताइए. सैटरडे को पहला क्लास तुम लोग के साथ ना? सर सैटरडे नहीं, फ्राइडे से आए थे. अभी तक एक ही क्लास लिया है तुम लोग? फ्राइडे क्योंकि नीतीश सर का क्लास था. हाँ सर, फ्राइडे को लिए थे. उसके बाद कोई क्लास नहीं लिया है? सर सैटरडे लिया है ना सर. 2 क्लास ले लिए. हाँ सर. सैटरडे क्या पढ़ाए थे हम? सर सैटरडे को ऑडिटिंग का मीनिंग. अच्छा. और ऑडिटिंग का फ्राइडे को बेसिकली हम लोग बात की थे, नहीं जान पहचान की थी. अच्छा, ठीक है ठीक है. आज से अटेंडेंस नोट डाउन कर लेते हैं. चलो, बहुत काम है यार, यहाँ पढ़ाने के सिवाय बहुत काम है. ठीक, कोई बात नहीं. सो scope of auditing. So we have discussed that nowadays business is being done on a very large scale. बहुत large scale में business किया जा रहा है. ठीक है, number of transactions होते हैं, बहुत ज्यादा transactions हो रहे हैं. So the scope of audit has increased gradually as compared to earlier times. पहले के समय से लेके अब जो ऑडिट का स्कोप है सर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है सर? क्योंकि बिकॉज बिजनेस बढ़ गया है सर. बिजनेस बढ़ गया और बिजनेस के कॉम्प्लायंसेस बढ़ गया है. रूल्स है, रेगुलेशंस है, नए नए अमेंडमेंट आते रहते हैं. So because of that, the scope of audit has been increased. ठीक है. So अब जो scope बढ़ गया है, so that means we need more auditors. ठीक है, हम लोग को ज्यादा ऑडिटर चाहिए because we have more compliances. इनकम टैक्स लॉ है, जीएसटी का एक्ट है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस में है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, कंपनी लॉज है. ऑन एन एवरेज एक ऑन अ सिंपल कंपनी देयर आर मोर देन 100 एक्ट एप्लीकेबल. एक कंपनी आप बनाते हो ना, तो 100 से भी ज्यादा एक्ट पे लग जाता है. ठीक है, इतना सारा एक्ट लगता है. एक नॉर्मल काउंट को तो कंपनीज एक्ट पे या कॉन्ट्रैक्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाता है सर. प्रोडक्शन में एक्साइज और कस्टम लग जाता है. सेल्स में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, जिसमें कि आपका जीएसटी है, कंपनी का डायरेक्ट फाइलिंग रिटर्न होगा इनकम टैक्स में, वो हो जाता है. सो इस सब कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए वी नीड एन ऑडिटर. ठीक है. सो राइट, as Sir, what we have to write? In scope of audit, right? As the number of transactions and the operating scale of business has increased gradually. Repeat once. I'm repeating. As the number of transactions and scale of operating the business has increased gradually as compared to and the scale of operation of business has increased as compared to earlier days. The scope of audit has also increased compared to earlier days. The scope of audit has also increased. The scope of audit has also increased. Full stop. Nowadays, there are more compliances in any business related to different acts and laws
related to different act and laws which need to be fulfilled, and has made auditing a mandatory part of business activity. Some of the scopes, all right, the scope of auditing has been summarized in following points. The scope of auditing has been summarized in following points. Number 1, evaluation of assets and liability. Explanation part you will write on your own. ठीक है, तुम लोग खुद से लिखेगा, हम बस समझा रहे हैं. So our first point is evaluation of assets and liability. अभी क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है. So right, evaluation of assets and liability. Now what does that mean? Evaluation of assets and liability का मतलब क्या होता है? ठीक है. So at the end when the balance sheet is prepared, लास्ट में जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाता है, बैलेंस शीट का प्रिपेयर होता है सर, तो ट्रेडिंग हुआ, पीएल अकाउंट बना, देन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट जैसे ही बनता है तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है उसको इवैल्यू किया जाता है. इसका मतलब क्या है कि जिस फिगर पे बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी अकर दिखाया जा रहा है इज शोन बाय द बिजनेस, वेदर इन रियलिटी दैट वैल्यू इज ट्रू और नॉट. क्या सही में उस बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी दिखाया गया है वो कंपनी के पास एग्जिस्ट करता भी है? अगर करता है तो उसका वैल्यूएशन कंपनी सही की है कि नहीं की है. ठीक है, देखो होता क्या है कि बैलेंस शीट मस्ट डिपेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसमें ट्रू और फेयर व्यू दिखना चाहिए. दैट मीन्स वो कहीं से भी बायस नहीं होना चाहिए. उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी करेक्ट, बिकॉज ऑन दैट बेसिस इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. आपके कंपनी में, आपके फर्म में इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा लगाते हैं आपकी बैलेंस शीट को देख के. तो ये ऑडिटर का प्राइम ड्यूटी होता है कि व्हेन ही गोस ही मस्ट चेक दैट द एसेट एंड लायबिलिटी आर शोन ऑन एक्यूरेट फिगर. नाउ एक चीज और आता है, यू हैव स्टडीड सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल. उसमें एक प्रिंसिपल था गोइंग कंसर्न. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. गोइंग कंसर्न. तो गोइंग कंसर्न इज व्हाट? गोइंग कंसर्न मींस ये कहता है कि सर द बिजनेस मस्ट कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इन द नियर फ्यूचर. मतलब जो आने वाला नियर फ्यूचर है, साल 2 साल 5 साल तक बिजनेस अपना काम करता रहेगा. ठीक है, तब जाके उस बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है. ठीक है, अदरवाइज हम बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा होता है. इन दुर्गा पूजा वी हैव लॉट्स ऑफ फेयर. उस समय मेला लगता है सर, बहुत सारा दुकान खुलता है, चाट का, फुचका का, खिलौने का. But that is done for only for 3 to 4 days. वो जो बिजनेस हो रहा है वो कितने दिन के लिए होता है? 3 से 4 दिन के लिए होता है. ठीक है, और 3 से 4 दिन बाद बिजनेस क्या होता है सर? क्लोज हो जाता है. सो इन दैट केस उस तरह के बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हैं. क्यों सर? क्योंकि बिकॉज वहां पे गोइंग कंसर्न है ही नहीं. वी डोंट हैव गोइंग कंसर्न. दैट बिजनेस इज गोइंग टू एंड. वो बिजनेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा 3-4 दिन में. ठीक है, नाउ सपोज, जस्ट सपोज आशुतोष हैज अ बिजनेस. ठीक है, आशुतोष का एक बिजनेस है एंड आशुतोष बिजनेस इज ऑफ क्लोथिंग. आशुतोष का बिजनेस क्या है? क्लोथिंग का बिजनेस है. ठीक है, मेरे एग्जांपल ध्यान सुनना. एंड प्रिया इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. ठीक है, प्रिया जो है वो एक ऑडिटर अपॉइंट हुई आशुतोष के बिजनेस को ऑडिट करने के लिए. ठीक है, नाउ प्रिया गोज टू आशुतोष बिजनेस टू मेक ऑडिट. ठीक है, ऑडिट करने के लिए जा रही है वो. शी चेक्स द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड व्हाट प्रिया फाइंड्स कि सर आशुतोष का जो बिजनेस है ना उसमें गोइंग कंसर्न अप्लाई नहीं हो रहा है. गोइंग कंसर्न इज नॉट बीइंग अप्लाइड.
दैट मीन्स आशुतोष बिजनेस माइट कम टू एन एंड इन नियर फ्यूचर, कि नियर फ्यूचर में आशुतोष का बिजनेस खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है। अब क्या हुआ, ज्योति के मन में सवाल आया कि सर ये प्रिया कैसे बोल सकती है, क्योंकि ज्योति आशुतोष की दोस्त थी, तो बोले ऐसा कैसे होता, थोड़ा बहुत तो अकाउंट्स हम भी पढ़े हैं कि प्रिया बुक्स ऑफ अकाउंट देख के कैसे बोल दे कि बिजनेस बंद हो जाएगा, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रिया बोली कि व्हाट आई फाइंड आउट कि सर आशुतोष इज सेलिंग हिज फिक्स्ड एसेट ऑन रेगुलर बेसिस। आशुतोष जो है अपना फिक्स्ड एसेट बेच रहा है सर। अच्छा अब ये बताओ फिक्स्ड एसेट बिजनेस में क्यों होता है? बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बेचने के लिए नहीं होता है ना। तो आशुतोष क्या कर रहा था, ऑन एन एवरेज वो हर महीने अपना कोई एक फिक्स एसेट बेच रहा था। अब उसको फिक्स एसेट क्यों बेचना पड़ रहा था सर? बिकॉज उसका रेवेन्यू अच्छा नहीं था सर, ही वाज इनकरिंग लॉस। सो जस्ट टू कंपीट दैट लॉस ही वाज सेलिंग हिज फिक्स एसेट्स ताकि वो मीट कर सके, ठीक है। तो अब लॉस को मीट करने के लिए आप अपना फिक्स एसेट्स बेच रहे हो, दैट मींस वन डे यू विल डोंट हैव एनी फिक्स एसेट्स इन योर बिजनेस। और जब आपका फिक्स एसेट्स बचेगा नहीं तो क्या आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो गोइंग कंसर्न डाउट में आया कि नहीं आया? डाउट में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। आया? Yes, बताओ बिजनेस कभी बंद हो सकता है। अब प्रिया क्या करेगी, अब जो प्रिया रिपोर्ट बनाएगी उसमें वो रिपोर्ट लिख के देगी, ठीक है। और उसका रिपोर्ट में क्या होगा कि सर दिस बिजनेस might end in near future because it is selling its fixed assets on a regular basis and the business is incurring loss. अब जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट मार्केट में आएगा, what will happen? People will start disinvesting in the business. जिन लोगों ने लगाया होगा वो पैसा वापस लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ नो मोर फंडिंग विल बी डन, कोई नया फंडिंग उसमें नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, चलो। इसलिए क्या हुआ कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ट्रू और फ्यूवर पे दिखना चाहिए, आपका बैलेंस जो भी एसेट है लायबिलिटी है उसका वैल्यू होना चाहिए। अब कभी क्या होता है ना कि सम टाइम पीपल डू ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। नाउ व्हाट डज इट मीन? स्टॉक को ओवर वैल्यू करके दिखाना, ठीक है, या अंडर वैल्यू करके दिखाना क्यों गलत है? जैसे मेनी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस है, दे डू द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या सीन करता है, व्हेन वी स्टडी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तो वहां पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट सेज कि सर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी शोन एट द मार्केट वैल्यू, ठीक है, और बुक वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। दोनों में जो कम होगा आपको उसमें दिखाना है, ठीक है। अगर आप हायर वैल्यू पे दिखाते हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, उसका फिर इम्पैक्ट गलत आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। So for that reason, we have to consider those accounting standards also. So when we go to the audit, we check accounting standards, we check standards of auditing, we check compliance of laws. तो इतना कुछ चेक करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार होता है, ठीक है। That is shown to the board of directors and different stakeholders of that company या business. Clear? Now, right. Next point. Examination of arithmetical accuracy. रिपीट करिए सर। First point, valuation of asset and liability. Evaluation of asset and liability. यस सर, लिख लीजिए। Now, second, examination of arithmetical accuracy. लिखिए। Arithmetical Accuracy. अब देखो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि दैट देयर शुड बी नो मैथमेटिकल एरर, लाइक डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, परसेंटेज का, ऐसा एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ यू ऑल स्टडी ट्रायल बैलेंस, सबको ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा, पढ़ा है ट्रायल बैलेंस या नाम सुना है? पढ़े। ठीक है। यस सर। Yes, sir. What is trial balance? Sir, trial balance is a simple statement which proves that your account is free from arithmetical error.
आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है। मतलब कहने है क्या है, हम लोग जब रेक्टिफिकेशन पढ़े थे, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल, याद है, एरर ऑफ कमीशन, Yes, sir. एरर ऑफ कमीशन, Error of वेरी गुड, omission. एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, द ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिपिक्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन अगर एरर ऑफ कमीशन होगा देन इट विल शो। मतलब जहां भी जोड़ने या घटाने गलती होगा ना, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, ठीक है। तो वैसे एरर्स को चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वी नीड ऑडिटर्स, ठीक है। सपोज करो, जस्ट फॉर एग्जांपल, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता है ना, कि जहां पे हम लोग प्रिंसिपल गलती कर रहे हैं, मतलब कोई एक्सपेंस है दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर, उसको हम दिखा दिए रेवेन्यू नेचर का, ठीक है, वो क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो ऐसे एरर को, दिस टाइप ऑफ एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दिस पर्पस वी नीड ऑडिटर। ऑडिटर्स विल फाइंड आउट कि which type of error is this, ठीक है। So for checking your arithmetical accuracy we need auditors, ठीक है, done। Now next is our examination of business transaction, right? Next point, examination of business transactions, examination of business transactions, ठीक है। In the second class we have discussed कि sir whatever transaction is happening in the business it must be supported by a document which is known as voucher or bill। हम जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में करते हैं सर, जो भी गुड्स खरीद रहे हैं, जो भी गुड्स बेच रहे हैं, उस सब के बदले में क्या चाहिए सर, बिल चाहिए, ठीक है। बिना बिल का हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, बिना बिल का हम कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग एनी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप जैसे ऑडिबल है, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You Yes, are sir. audible. यहाँ का वाईफाई जो है ना एकदम, और मेरे लैपटॉप पे ना वो लैंड वाईफाई वाला पोर्ट नहीं है, अब टू टेक दैट यूएसबी, तभी जाके काम ठीक से होगा, ठीक है। चलो, हाँ तो क्या बता रहे थे, examination of business transaction। So for every transactions which we do in our account books, ठीक है, जो भी बिजनेस में अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, for every transaction we need vouchers, bills, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन का चाहिए वाउचर, चाहिए बिल चाहिए। Without the voucher, without bill, we cannot show any transactions, because when the auditor will come for auditing, he will first ask about the bills and vouchers। आपने जो भी पेमेंट किया है, ठीक है, जो भी पेमेंट किया है, जो भी गुड्स खरीदा है, जो भी सेल किया है, you must have supporting evidence, because without having proper evidence the transaction cannot be justified, ठीक है, ट्रांजेक्शन जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि you must have vouchers, and that is the basic reason why cash payment is basically not allowed। The transactions are done through bank medium like check or through UPI payment, because you have the proof। Because when the auditor will ask कि ठीक है आपने किसी को पेमेंट किया सर, तो पेमेंट करने का प्रूफ क्या है, in what you have paid, ठीक है। So they will ask for the check number, चेक नंबर दिखाइए, पेमेंट कहाँ गया है। And if you tell that ठीक है I have made payment in cash, ठीक है, तो do you know in income tax a payment of certain amount before in cash is not allowed as deduction। अगर आप पेमेंट में कर रहे हो, ठीक है, पैसा कैश में पे कर रहे हो, तो फिर उसका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू शो द एविडेंस। आपको वो एविडेंस शो करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव सपोर्टिंग एविडेंस। इसीलिए जो कोई भी पेमेंट होता है इन बिजनेस, इट इज पेड इन चेक और बाय द वे ऑफ ड्राफ्ट, बिकॉज यू मस्ट हैव दैट सपोर्टिंग एविडेंस विथ यू। अगर आप कैश देते हो सर, तो उसका कोई एविडेंस नहीं होता है, कैश का ही रिकॉर्ड
नहीं हो पाता है, ठीक है। यू कैन नॉट प्रूव कि हमने इतना कैश में पेमेंट किया है, ठीक है। और इन अदर टर्म्स यू कैन से दैट इफ कैश पेमेंट इज मेड, तो वो कुछ छिपाने के पर्पस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को डाउट? नो सर। ठीक है बात। No, sir. अब नेक्स्ट थिंग आता है कि सर वाउचर्स क्या होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं? तो वाउचर्स आर लाइक चालान, ठीक है। इफ यू गो टू सम बिजनेस देन दे विल से हम गुड्स परचेज किए, अगर पक्का बिल लेके तो भैया कच्चा बिल दे दीजिए, ठीक है। तो रफ एस्टिमेट होता है कि हाँ इतना इतना गुड्स ले गए हैं, और फिर उसके बाद में वी प्रिपेयर अ पक्का बिल, ठीक है, जिसमें टैक्स जीएसटी या जो भी वो कटा हुआ रहता है कि हम एक बार गुड्स रिटर्न कर दिए, मेरा नेट परचेज हो गया, नाउ दिस बिल हैज बीन पेड। नाउ व्हाट द योर अकाउंटेंट विल डू, योर अकाउंटेंट विल फाइल ईच एंड एवरी वाउचर, ठीक है। वो हर एक वाउचर को अपने पास फाइल करके रखेगा, because when the auditor will come and he will ask to show me the books of account, he will also ask for the vouchers and different bills कि आप जो जो पेमेंट किए हो, जो जो बिल पे किए हो, जहां से पैसा आया है उसका हमको बिल और वाउचर सब दीजिए। एंड ऑडिटर विल स्टार्ट वाउचिंग एंड वेरीफाइंग कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं वेदर उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा देन वी विल क्रॉस क्वेश्चन द अकाउंटेंट, फिर अकाउंटेंट से क्वेश्चन किया जाएगा कि ये एंट्री पास कैसे हुआ। क्लियर है यहां तक? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। एग्जामिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। अब ये कैपिटल और रेवेन्यू आइटम क्या होता है, ठीक है, इसको समझना थोड़ा बोर्ड पे। बेसिकली इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। इसको जैसे बता रहा है उसको नोट कर लेना। सर नहीं, अरे क्या रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बार बार इसमें नहीं आता है। अच्छा, इफ द क्लास एंड्स, ठीक है ना, वी विल जॉइन द सेम लिंक, ठीक है ना, ठीक है। Yes, sir. चलो देखो, ये अकाउंट्स का काम विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल है। पहले एक बार पूरा चार्ट बना देते हैं, जब रीडिंग फॉर let me one draw, give you time to draw.
Now draw it. सर मोर देन 12 मंथ्स के बाद क्या लिखे हैं? Less than 12 months. Less than 12 months. नहीं सर, अच्छा यहाँ सर इधर फर्स्ट जनरेट असेट्स देन इनकम बताइए. फर्स्ट जनरेट असेट देन इनकम, वहां पे डायरेक्टली इनकम जनरेटेड. Done, sir. हो गया यार. This is BCom second year. Roll number 18 2 20 12 15 8 14 21 11 22 9 और 7. डन. दिस इज डन. चलो अब देखो एक्सपेंसेस ऑफ टू टाइप. ठीक है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, दैट इज फॉर मोर देन 12 मंथ. उसको हम इनकर करेंगे तो 12 मंथ से ज्यादा का होगा. क्यों होगा सर? बिकॉज हम जब भी कैपिटल एक्सपेंस करते हैं एट फर्स्ट एसेट इज जनरेटेड. पहले क्या जनरेट होता है? एसेट जनरेट होता है. ठीक है, पहले क्या जनरेट होगा? एसेट. फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमको कोई गुड्स डिलीवर करना है, मेरा एक शॉप है और हम डोर टू डोर होम टू होम सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए हम वैन खरीदे. क्या करते हैं हम? वैन, डिलीवरी वैन खरीदे. वो डिलीवरी वैन मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Will it be assets for me or not? Yes, sir. एसेट होगा. ठीक है, अब बताओ Yes. क्या वो मेरे बिजनेस में 12 मंथ से ज्यादा में नहीं होगा? होगा सर. होगा. 5 साल 6 साल 7 साल. तो कंडीशन फुलफिल कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें पहले क्या आएगा सर? असेट्स आएगा. ठीक है, एंड इट विल बी फॉर मोर देन 12 मंथ्स. अब हम उस डिलीवरी वैन से गुड्स डिलीवर करेंगे तो वो क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा. कोई दिक्कत? No, No, नो sir. सर. क्लियर है. चलो अब जैसे कि मेरा असेट्स है वो, तो हम असेट्स को कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में. ठीक है, यस सर. but when we talk about revenue expenditure, so sir revenue expenditure are those expenditure which are carried on daily basis in the business. ये expenditure कभी कभी होता है सर, ये रोज नहीं होता है, but this happens on daily basis. Just for example, purchase of raw material, वो हमेशा होगा सर. हमको बेचना है सामान तो गुड्स खरीद के लाना ही पड़ेगा. ठीक है, और ये जो एक्सपेंस है ना, इससे हमको डायरेक्ट इनकम जनरेट होता है. क्या होता है? डायरेक्ट इनकम. यहाँ पे असेट जनरेट नहीं होता है. जस्ट गिव मी मिनट.
चलो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा इनकम डायरेक्ट जनरेट होता है, ठीक है, वी जनरेट डायरेक्ट इनकम, हम रेवेन्यू की और इनकम आ गया, हम गुड्स खरीद के लाए और बेच दिए, यहाँ पे वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ असेट्स, यहाँ पे एसेट जनरेट नहीं होगा, ठीक है, वी गेट द इनकम एंड वी जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम की और हम सीधा सामान बेचे, रॉ मटेरियल खरीद के लाए सर, गुड्स परचेज किए, नाउ वी आर सेलिंग द गुड्स एंड दिस एक्सपेंस हैपेंस ऑन डेली बेसिस, ये बिजनेस जो होगा, ये एक्सपेंस जो होगा बिजनेस में वो डेली बेसिस पे होता है सर, ठीक है ना, इसीलिए आपको ऐसा जनरेट नहीं होता, यहाँ डायरेक्टली क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, डायरेक्टली क्या जनरेट होगा, इनकम। नाउ दिस एक्सपेंस, दिस रेवेन्यू एक्सपेंस इज ऑफ टू टाइप, वन इज डायरेक्ट, अनदर वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस हो गया सर जिसके बिना आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हो, द एक्सपेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, और the expense which is incurred till production is known as direct expense, ठीक है, जो एक्सपेंस है प्रोडक्शन तक का तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, और जो एक्सपेंस प्रोडक्शन के बाद होता है, जो एक्सपेंस क्या होता है प्रोडक्शन के बाद होता है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये मार्कर बनाएंगे, ठीक है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक लगेगा, द प्लास्टिक रिक्वायर्ड and the ink required, it will be direct